हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर लाइट का चैप्टर हमने 2-3 बार कर लिया वैसे और इसका रिवीजन भी हमने काफी बार किया है, लेकिन एक लेंथी चैप्टर ये है, काफी बड़ा चैप्टर है और उसके साथ ही बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, तो हम इसका रिवीजन एक तौर पर आज हम फिर से कर लेते हैं। लाइट चैप्टर का सिर्फ रिवीजन नहीं, ठीक है। आपको ये चैप्टर में एक बार में एक लेक्चर के अंदर थोड़ा समरी दे देता हूँ कि चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, तो लाइट वाले चैप्टर के अंदर दो हमारे पोर्शन है चैप्टर का। हाफ जो पोर्शन है वो है रिफ्लेक्शन का और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्शन का है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे फिनोमेना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई भी लाइट की, जैसे कि कोई भी लाइट की जो आ रही है बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रही, रिफ्लेक्ट होकर आपको आपकी आईज से गलती से आपको ये सारी चीजें दिख रही, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब भी कोई लाइट की रे किसी मीडियम के थ्रू पास हो जाती है तो वहां पे जो फिनोमेना होता है वो होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो हमने बेसिक चीज शुरू की है वही चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिक से लॉ है उसके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 3 लॉ आते हैं हमारे पास में, 2 मेन पॉइंट है उसके अंदर हम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम प्लेन मिरर को पढ़ते हैं। हम स्फेरिकल मिरर पे जाने से पहले हम एक प्लेन मिरर को पढ़ते हैं ताकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से हम स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। कैसे कि जब भी किसी प्लेन मिरर के ऊपर, लेट सपोज कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस जो भी है, ठीक है ना, इस प्लेन मिरर के ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जो कि इसके 90 डिग्री पे होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। जब भी किसी भी प्लेन मिरर के या किसी भी मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, उसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मल क्यों ड्रॉ की जाती है? नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है तो उसको ड्रॉ क्यों करते हैं? इसको इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम डिफरेंस कर पाए, ठीक है। कैसे? ये नॉर्मल है, नॉर्मल को लिखते हैं एन से, कैपिटल एन से। अब जब भी कोई लाइट की रे किसी सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, कोई लाइट की रे किसी भी एंगल से, वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो सकती है और किसी अदर एंगल पे भी हो सकती है, तो ये लाइट की रे इंसिडेंट रे, ठीक है ना, आपने सारा पढ़ रखा है, ये इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे वो जानबूझ के आपको नीचे के सरफेस से आपको एंगल देगा, ये वाला एंगल देगा, लेकिन हमको ये वाला एंगल नहीं लेना। इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब ये रे जब इंसिडेंट होगी उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट होगी तो इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है उसमें से 2 पॉइंट उसके क्या आते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि IR, RR और एंड, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब मैंने इन तीनों को बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया और बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है ना। तो जब कोई भी तीनों रे क्या होती है, एक ही प्लेन में होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा भी रखा है कि जैसे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे आपसे इस तरह से जाएगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि वो प्लेन छोड़ के दूसरे प्लेन से जाएगी, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो रे होती है वो एक ही प्लेन के अंदर होती है, पहली बात। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि ये दोनों एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। मतलब अगर एक लाइट की रे सपोज कि 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो वापस वो रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगी, 30 डिग्री पे। क्लियर? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सिंपल सा, आपने नोट कर रखा है, आप रिवाइज कर ले इसको एक बार के लिए। चलिए, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हमने मीडियम पढ़े हैं, बहुत तरह के आपने पढ़ रखे हैं, मीडियम में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्शन का पोर्शन आता है, तो जिसके लिए हम रिफ्लेक्शन का पोर्शन बाद में करेंगे, रिफ्लेक्शन का, पहले रिफ्लेक्शन पे ही देख लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन के अंदर फिर हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखिए, आपने प्लेन मिरर पढ़ा, मतलब सीधा मिरर। अब अगर कोई स्फेयर है, सपोज स्फेयर है, ठीक है ना, उस स्फेयर का मैंने एक पार्ट निकाल दिया। लेट एग्जांपल की कोई एक स्फेयर है, ठीक है ना, एक मिरर है स्फेरिकल मिरर टाइप का। अब इसका मैंने कोई एक पार्ट ही जो है ना, इसको मैंने हटा लिया है अलग से, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इतना। तो अब ये स्फेरिकल मिरर बन गया, मतलब ये एक स्फेयर का पार्ट है। अब आप देखिए कि मिरर जो होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप जो प्लेन मिरर देखते हो एक्चुअल में क्या है, ग्लास ही तो है। उस ग्लास में आपने एक साइड में किसी भी मटेरियल की कोटिंग कर दी
और दूसरे साइड वाला पोर्शन जो है रिफ्लेक्टिंग बन गया, किसकी वजह से? उस कोटिंग की वजह से। लेकिन एक्चुअल में जो मिरर है वो क्या है? ग्लास है, ठीक है ना। अगर आप उसके पीछे की कोटिंग हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो एक ग्लास बन जाएगा जिससे कि लाइट की रे पास थ्रू हो जाएगी। फिनोमेना कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, तो पहली बात तो ये स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक स्फीयर का ही पार्ट होता है। अब इसमें या तो मैं कोटिंग मतलब जो हम किस चीज की पॉलिश करते हैं ना, या तो मैं पॉलिश बाहर की साइड कर सकता हूँ या अंदर की साइड में, ठीक है ना। तो सपोज आपने पॉलिश बाहर की साइड कर ली इस तरह से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की साइड है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की साइड है। इसको बोलते हैं, ये कौन सा मिरर है हमारा? कॉनकेव मिरर, जानते हैं सारे। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, और इसका जस्ट उल्टा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है। अब इसमें बात करें तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होता है? अब इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड था, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, सॉरी, पॉलिश वाला सरफेस जो है वो अंदर की साइड में, ठीक है ना। ये पॉलिश है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये हमने पॉलिश की है, कोटिंग की, जो भी की है, मतलब लाइट की रे यहां से आती है ऐसे, ठीक है ना, और लाइट की रे इसमें यहां से आती है, ठीक है। ये दो डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के, ठीक है। अब इसके बाद हमने रे डायग्राम पढ़ा। रे डायग्राम के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी है? अब रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि भाई ये स्फेरिकल मिरर आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि भाई कोई मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, और इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वो सारी बातें हमको करनी है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं रे डायग्राम। देखिए चलिए, अब स्फेरिकल मिरर के अंदर जो मेन टॉपिक हमारा इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक जो आता है वो आता है रे डायग्राम। अब रे डायग्राम क्या चीज है? आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, ठीक है ना, तो उस इमेज के लिए हम पहले रूल देखते हैं कि वो इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। उसी रूल को दिया गया है रे डायग्राम से, ठीक है। तो आप सब हेडिंग लिखेंगे जैसे रे डायग्राम। अब रे डायग्राम की बात करें, ये किस तरह से काम करता है? देखिए, रे डायग्राम के अंदर 3-4 हमको पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जैसे क्या दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट हमको रे डायग्राम में दे रखा है कि अगर एक रे, अब देखिए जो सिंपल नोटेशन है वो सारे आप जानते हैं, मैं फिर से रिवाइज करवा लेता हूं कि ये कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई। अब कॉनकेव मिरर के अंदर जो मिड पॉइंट होता है मिरर के ऊपर, उसको बोलते हैं पोल, जानते हैं सारे, ये पोल वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज है ये लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो क्या होता है? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से लिखते हैं। अब फोकस पॉइंट की जो पोल से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, ठीक है ना। ये सारे नोटेशन आपने पहले पढ़ रखे। अब दूसरी बात, हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अब देखिए, अब रे डायग्राम के अंदर 4 तरह के पॉइंट जो बता रखे हैं वो ये बता रखे हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर पहला पॉइंट ये है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। अब ये जो एक्सिस है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, आप जानते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये रे डायग्राम का पहला पॉइंट है, तो वो जो रे है ना वो फोकस पॉइंट से होकर निकल जाती है। ये इंसिडेंट रे, मतलब कि अगर कोई रे को स्फेरिकल मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट करवाया जाए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो कहां से होकर रिफ्लेक्ट होगी? वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टेड रे, सही बात। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल, इसका उल्टा है। कैसे? कि अगर कोई लाइट की रे फोकस से होकर आएगी तो वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इन दोनों पॉइंट को हमने कंबाइन करके समझा है, लेकिन फिर भी अलग से समझा देता हूं।
दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई रे फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना, एरो का ध्यान रखिए, कौन सी इंसिडेंट रे है, एरो से आपको पता चलेगा, और तो वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस बार इंसिडेंट रे ये वाली है और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें आता है, 2 पॉइंट आपने लिख लिए होंगे पहले भी। तीसरा पॉइंट जो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई लाइट की रे किसी स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो गए, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है इस तरह से, तो वो रिटर्न वापस कहां से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर बिहेव्स एज अ नॉर्मल हमने पढ़ा है ना प्लेन मिरर के अंदर, ये नॉर्मल की तरह काम करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो एग्जैक्ट नॉर्मल की तरह ही काम करता है। तो आप समझिए कि प्लेन मिरर के अंदर हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर के अंदर जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है, और अगर नॉर्मल से ही कोई रे इस तरह से इंसिडेंट होगी तो वापस वो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल से ही होगी, ठीक है ना, उसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह से यहाँ पे भी वो है कि अगर एक लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी स्फेरिकल मिरर के अंदर, तो वापस उसका पाथ होगा वो कहां से होगा, इसी से होगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बात समझ आई? फोर्थ वाला जो हमारा पॉइंट है, लास्ट वाला, 4 ही पॉइंट है रे डायग्राम के अंदर। फोर्थ वाला पॉइंट है कि अगर कोई भी लाइट की रे पोल पे इंसिडेंट होती, ठीक है, इंसिडेंट रे, तो वो कहां से होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी वापस पोल से, ठीक है ना, मतलब जितने एंगल से वो पोल पे आई है, इंसिडेंट हुई है, उतने ही एंगल से वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं ये चीज क्या समझ में आगे। ये है रे डायग्राम। अब जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें रे डायग्राम में फर्क क्या है। बच्चों को बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, तो बच्चे रे डायग्राम लिख के आ जाते हैं, और रे डायग्राम को पूछते हैं तो इमेज फॉर्मेशन करके आ जाते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट है, ये रे डायग्राम में एक तरह से रूल है। अब इन्हीं 4 पॉइंट को यूज करके, इन्हीं 4 रूल्स को यूज करके हम लोग किसी भी इमेज की फॉर्मेशन करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सी के बाद में रखा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा हुआ है। ये जो डिफरेंट तरह की पोजीशन बन रही है, हम 1 बाय 1 सभी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इन 4 पॉइंट को यूज में लेते हुए हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम वो एक अलग टॉपिक है और रे डायग्राम एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। ये मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये गलती बच्चे हमेशा करते हैं। सही, ये समझ आ गया। दूसरी बात की जो स्फेरिकल मिरर है ये भी प्लेन मिरर की तरह ही काम करता है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो सारे है ना, वो स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैसे ही काम करते हैं जैसे कि प्लेन मिरर के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने यहां से देख लिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ इमेज समझा देता हूं, ठीक है ना। तो ये जो रे डायग्राम, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो टॉपिक इस तरह से आता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirrors using ray diagram. Image formation by spherical mirror using ray diagram. तो हमको इमेज फॉर्मेशन ये जो करनी है ना, ये इमेज फॉर्मेशन आपको रे डायग्राम की हेल्प से करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे कैसे भाई। पहला हमारा जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर। इस मिरर के लिए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे मैं आपको 1-2 दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले हमने कर रखा है, तो मैं 1-2 आपको दिखाता हूं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करें और CPF लिख लिया, ये P, ये F और ये C। अब आप ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मार्कर है, अब ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट ही है भाई, इसीलिए आप अगर मिरर के सामने रखोगे कुछ इमेज बनेगी। वो कैसे बनेगी आप देखिए। इस ऑब्जेक्ट को मैं कितने डिफरेंट पोजीशन पे रख सकता हूं, आप ध्यान से देखिए। डिफरेंट पोजीशन कितनी होगी? पहला तो
ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से बहुत दूर पे रखा हो, बहुत दूरी पे रखा, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा, इतना दूर रखा है हमको नहीं पता कितना दूर है, ठीक है ना। सो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है ना, लेट्स से यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है। अब इसकी इमेज कैसे बनाएंगे? हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो हम उससे दो रे लेते हैं, दो रे जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसके टॉप वाले पॉइंट से एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं और वो डायरेक्ट किसकी पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस की। अब हमने रे डायग्राम के अंदर पढ़ा है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। तो वो रे वापस जाएगी कहां से? फोकस से होकर, ये फोकस पॉइंट, ठीक है, सही बात है। उसी तरह से हम इसके बॉटम और मोस्ट जो पॉइंट है वहां से रे को इंसिडेंट करवाते हैं, वो रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो कहां से होकर जाएगी? फिर से फोकस से होकर जाएगी, सही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो बनी है ना, ये इसकी इमेज बनी, समझे। तो जब एक ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, मतलब बहुत दूरी पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है? पहली बात तो फोकस पर बनती है, ठीक है। और कैसी बनती है? बिल्कुल छोटी बनती है, ठीक है ना। आप देख लीजिए नियर बाय आपको इमेज की कोई साइज नहीं दिखेगी, ठीक है ना। एक डॉट के तौर पर दिखेगा आपको कि डॉट है वो। आप दूर से किस चीज को देखें, स्टार वगैरह को देखें, तो आपको जितनी दूर चीज होगी वो चीज आपको उतनी छोटी दिखेगी ना, ठीक है ना। वही यहाँ पर, क्योंकि हमारे लेंसेज है सारे, वो सारा काम का यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाएंगे, लेट्स से मार्कर है तो मार्कर को थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे। आगे कितना लाएंगे? इनफाइनाइट से फाइनाइट तक लेके आएंगे, मतलब अब ये दूरी इतनी होगी कि हमको पता होगी कि दूरी कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन जो लेते हैं वो सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? इंफिनिटी और सी के बीच में। अच्छा, ये इनफाइनाइट यहां पर है और सी है, यहां पे एफ है और ये पी है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां पे रखा है, ठीक है। अब आपको फिर से वही करना है, रे डायग्राम की हेल्प से। दो रे लेनी, कोई भी दो रे ले सकते हैं आप, चार में से कोई भी दो ले सकते हैं। हम हमेशा कौन सी देखते हैं? एक तो पैरेलल वाले लेते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले, कोई दो ले लें आप, ठीक है ना। हमने इसको इंसिडेंट करवाया, ये रे कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कोई भी आप ले लें, मैं पोल वाले ले लूंगा, तो अगर कोई लाइट की रे पोल से होकर जाती है तो वापस वो पोल से होकर जाएगी, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे बनेगा? सी और एफ के बीच में, यहां पर, ठीक है। आप मेजर करके बनाएंगे तो आपको सही दिखेगा। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट इस पर कहां पे बन रहा है? सी और एफ के बीच में। तो सॉरी, इमेज जब ऑब्जेक्ट आपने जब सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा है तो इमेज कहां पे बन रही है? सी और एफ के बीच में, ठीक है ना। अब इसका उल्टा भी सही है, जब हम फिफ्थ वाला डायग्राम पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी? सी और इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है ना। ये सारे वाइस वर्सा है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे हम, तो और आगे कहां पे लेके जाएंगे? सी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सी और एफ के बीच में, उसके बाद एफ के ऊपर, फिर सी एफ और पी के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट 6 तरह की पोजीशन बनेगी, 6 टाइप की, और सभी के डायग्राम आपके बुक में दे रखे हैं, आपने बहुत बार पढ़े बेटा, ठीक है ना। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए, ये का ये काम सारा लेंस के लिए भी होता है। अब लेंस के लिए कैसे? अच्छा नहीं, दूसरा मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर, उसकी बात कर लेते हैं ना। कॉन्वेक्स मिरर को क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, अब सेकंड जो मिरर की बात करें वो करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम मेनली दो तरह की पोजीशन ही ड्रॉ कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? फॉर रीजन मैं समझा रहा हूं कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, अब देखिए मैं आपको पूछ रहा हूं ये कि आपको मैंने क्या समझाया कि कोई भी जो स्फीयर है उस स्फीयर का एक पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कॉनकेव मिरर था। अब आपको दिख रहा है कि इसका जो कर्व वाला पार्ट है वो इस तरह से कंप्लीट होके और स्फीयर हमको कुछ इस तरह से देगा, ठीक है ना।
अब जब ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो इसका जो कर्व वाला पार्ट है वो इस साइड में, तो ये जिस स्फीयर से बना होगा वो स्फीयर कुछ इस तरह से होगा। तो आपको सेंटर इसका कहां पे दिख रहा है? बीच में दिख रहा है भाई, किसी भी सर्कल का या किसी भी स्फीयर का सेंटर तो होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहां पे होता है? इस साइड में होता है, इसीलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड ड्रॉ करते हैं। इसका आधा लाइन फोकस आ जाएगा, बाकी सारी बातें वही, ठीक है। अब इस मिरर को आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ये होता है। अब इसका जो कर्व वाला पार्ट है वो उस साइड से, मतलब कि इसका कोटिंग वाला पार्ट जो है वो स्फीयर के अंदर होगा और उसका स्फीयर कुछ इस तरह से बनेगा, सही। अब इसका स्फीयर जब इस साइड बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस साइड में होगा, यहां पे होगा सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होगा वो होगा एफ। भाई बात समझ में आ रही है? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, तो कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने सीपीएफ होते हैं, सी और एफ होते हैं, लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड के अंदर सी और एफ होते हैं, सही बात है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि ऑब्जेक्ट आप जब रखते हैं, आप भाई मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते ना, आप मिरर के, मैं कह रहा हूं जैसे मिरर है, ठीक है ना, आप समझिए मिरर है, यहाँ पीछे कोटिंग कर रखी है, तो मैं सामने खड़ा हूं तो मैं अपनी इमेज देख पाता हूं, ठीक है ना। अगर मैं मिरर के पीछे खड़ा हूं तो मैं क्या देख पाऊंगा? कुछ नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसके सीपीएफ तो पीछे है, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तो रख नहीं सकते भाई, तो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहां पे रखते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, ये वाला सरफेस, इसके सामने ऑब्जेक्ट को हमेशा रखते हैं। अब आप सोचिए कि इसके सीपीएम तो पीछे हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही तरह की पोजीशन है, आप देखिए, एक तो इनफाइनाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख सकते हो आप, और दूसरा कहां पर रख सकते हो? इनफाइनाइट और पी के बीच में। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम दो तरह की इमेज ड्रॉ कर पाते हैं, पहला तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ पी एंड इंफिनिटी। पी और इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक पोजीशन, भले वो यहाँ पे हो तो भी सेम बात है, यहाँ पे हो तो भी सेम बात, यहाँ पे हो तो सेम बात, सारी बात सेम। जब पी और एफ के बीच में बोला है, इंफिनिटी के बीच आपने बोला है, तो सारी पोजीशन इक्वल है, समझ गए ना। तो उसके लिए दो तरह के डायग्राम बनते हैं, और उसकी रिफ्लेक्टिंग इमेज पीछे की साइड में बनती है, ठीक है ना, रेस को चीर के नहीं निकलती आगे, इसकी जो रिफ्लेक्ट कैसे कि मैं बताऊं आपको कैसे। पहली बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है, उसके लिए क्या करेंगे हम? तो भाई बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा, मतलब यहां पे रखा हुआ है, बहुत दूर है कुछ, ठीक है। अब पहली रे, वही रे डायग्राम की हेल्प से पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर। अब फोकस होकर जाती है मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ये मिरर को चीर के आगे निकल जाएगी ऐसे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो रे जो है ना वो रियल वर्ल्ड के अंदर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन इस रे का जो इमेज बनेगा ना वो पीछे साइड बनेगी, जो कि कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर, सही। उसी तरह से जब इसकी बॉटम से हम इसकी रे को पैरेलल देंगे तो ये रे भी वापस रियल वर्ल्ड के अंदर इस तरह से जाएगी इस साइड, लेकिन इसका जो इमेज बनेगा वो पीछे साइड बनेगा, सही। इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, मतलब इमेजिनरी बनती है, रियल नहीं बनती है, ठीक है ना। रियल बनती तो सामने दिखती ना, सही बात है। और ये जो वर्चुअल बनती है ना इमेज, इसका फायदा भी है नुकसान भी है, वो बात कल करेंगे। अब देखिए याद समझ आ गया आपको, चलिए ये नोट कर लीजिए। उसके बाद एक सिंपल सी चीज और बता देता हूं आपको जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पार्ट। इसका न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर देखिए साइन कन्वेंशन बोलते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर ये भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। आपको मैं एक ही चीज समझा देता हूं, देखिए पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा अगर आपको ये समझ आ जाता। ये पी है, ये एफ है, ये सी, ठीक है। अब आपको ये सीपीएफ तो पता है क्या क्या चीजें, ठीक है। अब देखिए हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि आपने बोला कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रखा है और वो कहां पे वापस बनेगा वो तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा तो वो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पे रखा है तो वो सी पे बनेगा, सी और एफ के बीच में रखा है तो वो सी और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ये सारी आपने पोजीशन तो बता दी कहां पे बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखें तो वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा इमेज, वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए लेट्स से कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, अब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, क्या पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, भाई पोल ये ना, तो पोल से जब आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है ऐसे मेजर करोगे भाई, ऐसे मेजर करोगे ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ऐसे मेजर करोगे, ठीक है ना। सो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसको कहते हैं स्मॉल यू, ठीक है ना। ये इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब इमेज सपोज लेट्स से यहां पे बनती है
तो पोल से इमेज की डिस्टेंस इसको बोलते हैं स्मॉल वी, ठीक है ना, स्मॉल वी और स्मॉल यू। और फोकस की पोल से डिस्टेंस को तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जिस तरह से एक्सिस होती है ना बेटा, एक्स और वाई, ठीक है। अब एक्सिस के अंदर आप जानते हैं कि यहां माइनस एक्स और ये माइनस वाई, मतलब कि आप जीरो से अगर लेफ्ट साइड के अंदर जाएंगे तो एक्स कैसा मेजर करोगे, माइनस मेजर करोगे। उसी तरह से आप जीरो से राइट साइड के अंदर जाओगे तो आप एक्स को कैसा मेजर करोगे, पॉजिटिव। उसी तरह से अगर आप जीरो से ऊपर की साइड जाओगे तो वाई को कैसा मेजर करोगे, पॉजिटिव। और जीरो से नीचे आओगे तो वाई को कैसा मेजर करोगे, नेगेटिव, ठीक है नहीं। सेम टू सेम चीज यहां पे कि अगर आप पोल से लेफ्ट के अंदर आके डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो सारी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। अगर आप पोल से राइट में जाके डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो सारी डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, सही कि नहीं भाई, समझ में नहीं पाता। उसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको आप पोल से ऊपर की साइड जाके मेजर कर रहे हो तो कैसे आएगी, पॉजिटिव। और इसी तरह से अगर आप पोल की मतलब ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट को जब आप मेजर कर रहे हो ऊपर या नीचे की साइड में तो नीचे साइड मेजर करो कैसे आएगा, नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन है। आपको जब ये सीपीएफ नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया तो आपको पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी से मिरर फार्मूला बनाते हैं। मिरर फार्मूला सिंपल सा है। मिरर फार्मूला क्या कहता है कि किसी भी मिरर के अंदर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। और वो क्या रिलेशन होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। वहां जहां पे u क्या चीज है, u क्या चीज है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब आपको जैसे कि हम पढ़ रहे हैं जैसे कि स्फेरिकल कौन सा है, कॉन्केव वाला। अब इसके लिए आप देखिए कि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, तो फोकल लेंथ आप यहां पे पुट करेंगे तो हमेशा क्या पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे। अभी इस केस के अंदर आप देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो भी क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे, माइनस भी पुट करेंगे। और आप देखिए कि इमेज भी कहां बन रही, नेगेटिव के अंदर, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर। समझे कि नहीं, फॉर्मूला वही है लेकिन आपको पुट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आज के लिए यहां तक कि आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं आपका लेंस के लिए क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो आपको ये समझ में आता है तो लेंस भी आपको समझ आएगा। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा था और उसके रेस्पेक्ट के अंदर इमेज कितनी बड़ी या छोटी बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट के अंदर इमेज छोटी या बड़ी कितनी बन रही है, उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को लिखते हैं इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, आपने नोट कर रखा है। और रिवीजन कीजिए, बार बार चैप्टर का रिवीजन कीजिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जल्दी से आ जाएंगे। और ये जो सिचुएशन है कोरोना के हिसाब से, उस हिसाब से स्कूलें कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी तो नहीं पता बेटा, लेकिन आप घर पे प्रॉपर्ली स्टडी करते रहे। बोर्ड का एग्जाम डेफिनेटली होगा और बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको रेगुलर अब रिवाइज करता रहना है। काफी टाइम हमारा निकल गया है और मैं पूरा चैप्टर सारा सिलेबस कर लिया है, लेकिन अब आप थोड़ा अलर्ट होके और ये 4-5 महीने 6 महीने जितने बचे हैं स्टडी करें आराम से, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो बोर्ड के एग्जाम रहेंगे लेकिन इस अभी जब कोरोना के बाद स्कूल कब खुलेगी वो कुछ फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो आप जितना टाइम हो सके अपना यूटिलाइज करें, क्वेश्चन हो तो पूछिए और बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए ताकि आपको आगे बोर्ड के अंदर आसानी हो, ठीक है। थैंक यू।